तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने पहले ही बताया था कि कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स था। ठीक है, लेकिन अब उसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर बुक जो आप खोलेंगे तो उसमें जो फर्स्ट पेज यानी फर्स्ट जो एक तरह से स्टार्टिंग में मिलेगा आपको वो होता है प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें ईच एंड एवरी वर्ड का मतलब क्या होता है। पर अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि प्रीएम्बल ही एक तरह से आगे के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको शेप करता है। ठीक है, कि एक तरह से आइडिया देता है कि हमारा देश कैसा होगा। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। ठीक है, तो ये सारे के बारे में हमें आइडिया मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया प्रीएम्बल। इसके बाद जो मिलेगा वो आर्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो डिफरेंट आर्टिकल्स है जिसमें आर्टिकल में एक नियम रहेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 1, 2, 3 करके ढेर सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, आर्टिकल 395 तक। ठीक है, जो 395 ये नंबर है ये जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी आ गया था। ठीक है, टोटल 395 आर्टिकल्स लिखे गए थे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 जब ये केम इनटू फोर्स हुआ था तो 395 आर्टिकल्स टोटल थे। ठीक है, उसके बाद अब धीरे धीरे आर्टिकल्स इसमें बहुत ऐड होते आए हैं। जैसे मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बदलता है तो टाइम के अनुसार जो ज़रूरतें होती है उसके अनुसार काफ़ी सारे नए आर्टिकल्स ऐड किए और अभी अराउंड 460 से भी ऊपर आर्टिकल्स मौजूद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन एक बात ज़रूरी नोट करने की कि कोई भी नया आर्टिकल जब आता है तो उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे होता है कि 5 के बाद अगर कोई नया आर्टिकल आएगा तो 5A, 5B, 5C के रूप में आएगा। ठीक है, सपोज 21 के बाद कोई नया आर्टिकल आ रहा है तो 21A, 21B ऐसे होगा। ठीक है, सपोज 21Z तक पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आ जाएगा 21AA, AB, AC ऐसे चलेगा। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हमारा जो नेमिंग कन्वेंशन चलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, और ऐसा होता है, हम देखेंगे आगे जाके Z तक गया है, ZA, ZB, ZB तक बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरह से नए आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन जो लास्ट नंबर है इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लास्ट नंबर है वो 395 ही रह जाएगा। भले ही टोटल नंबर जो भी है वो 450 पार कर जाए, लेकिन जो लास्ट आर्टिकल रहेगा वो 395 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी आर्टिकल्स ऐड हो रहे हैं वो बीच में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है नेमिंग कन्वेंशन हमारे आर्टिकल्स का। अब बात करते हैं पार्ट्स की। तो पार्ट्स क्या होता है, तो इन्हीं आर्टिकल को ग्रुप अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो वो बन जाता है पार्ट। ठीक है, तो जैसे 1 से 4 तक मान लीजिए पार्ट 1 है, उसके बाद कुछ आर्टिकल पार्ट 2 है, फिर पार्ट 3 है। इसी तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा जा सकता है। ठीक है, और एक पार्ट पूरे एक टॉपिक को एक तरह से कवर करता है। ठीक है, तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था तब इसमें टोटल कितने पार्ट्स थे, करीब 22 पार्ट्स थे। ठीक है, और अब अगर करेंट सिचुएशन की बात करें अभी कितने पार्ट्स हैं, तो इसमें 25 पार्ट्स हैं। तो अगर पार्ट्स नए ऐड हो रहे हैं तो फिर वो कैसे ऐड होंगे, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, आप मान लीजिए एग्जांपल कि पार्ट 2 है और नया पार्ट ऐड होगा तो पार्ट 2A हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह पार्ट मान लीजिए 4 है तो 4A हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हो गए कैसे नए पार्ट्स ऐड होंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया प्रीएम्बल, उसके बाद आर्टिकल्स और पार्ट्स। इसके अलावा कुछ शेड्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्स में हम पढ़ेंगे एक एक शेड्यूल टोटल को अच्छे से डिटेल में बाद में कि शेड्यूल में क्या क्या मेंशन्ड है। अभी के लिए जान लीजिए कि आप जब 26 जनवरी 1950 को शेड्यूल्स बने थे तो टोटल 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, और अब करेंटली टोटल 12 शेड्यूल्स है। और शेड्यूल्स में कोई नंबरिंग सिस्टम कुछ ए वे नहीं होता है, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 था और अब 9 10 11 और 12 है। ठीक है, तो ये शेड्यूल का एंड नंबर वो चेंज हो सकता है। तो ये तो हो गए डिफरेंट पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स कितने नंबर में थे। अब हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका एक्चुअली में किस टॉपिक से रिलेटेड वो पार्ट्स हैं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट्स देखेंगे, सारे 25 पार्ट्स को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको। तो सबसे पहले तो प्रीएम्बल आ जाएगा, ये जो मैंने बताया। उसके बाद जब अगर हम पार्ट्स बात करें तो पार्ट 1 में सबसे पहले आ जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें हम डिसाइड करेंगे कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसका टेरिटरी या टेरिटरी का मतलब बात हो रहा है लैंड एरिया का। ठीक है, वो कैसे डिसाइडेड होगा, इसमें होगा कि वो जो इंडिया है
उसमें स्टेट नए अगर हमको लाना है तो कैसे इनकॉर्पोरेट होगा, अगर एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया है उसका बाउंड्री कैसे डिसाइड होगा। तो ये सारे चीज़ जो है वो आपको इस पार्ट में दिखेगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। और इसमें आर्टिकल कौन से इंक्लूडेड होंगे, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, पार्ट 2 में आ जाते हैं तो इसमें आ जाएगा सिटीजनशिप वाला पार्ट, कि आपको देश का सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। ठीक है, और ये आर्टिकल किस आर्टिकल से आर्टिकल में होगा, 5 से लेकर 11 तक। लेकिन बाद में हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पार्ट 2 से अभी करेंटली जो सिटीजनशिप है वो नहीं डिसाइड होता है। ठीक है, ये जब देश आज़ाद हो रहा था 1950 के टाइम तक, ठीक है, 47 से 50 के बीच, उस समय के सिटीजनशिप को डिसाइड करता है। अभी जो है हम सिटीजनशिप एक्ट फॉलो करते हैं और उसके थ्रू सिटीजनशिप डिसाइड होता है। ठीक है, तो हम ये डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन भी फॉर्म होते हैं और ये एक तरह से देश के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आम नागरिक, हर एक नागरिक को जो कुछ बेसिक राइट मिलने चाहिए, कुछ बेसिक अधिकार मिलने चाहिए, उनके बारे में इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, और इसके बारे में आपको काफ़ी डिबेट भी न्यूज़ में मिल जाएंगे सुनने को। तो ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे DPSP भी कहा जाता है। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल जाता है, 36 से लेकर 51 तक। तो DPSP का मतलब क्या होता है, आप अगर ध्यान से इसे पढ़ें तो आपको समझ जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो स्टेट पॉलिसी यानी जो सरकार पॉलिसी लाती है उसको कौन कौन से प्रिंसिपल डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको एक तरह से दिशा देने वाली। तो जैसे गांधी जी या फिर जितने भी लीडर्स थे उस समय, उन्होंने एक तरह से प्रेडिक्ट कर लिया था कि हमारा जो देश है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, किस दिशा में जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एक पॉलिसी मेकर्स के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए। ठीक है, कि हमारा देश इस दिशा में जाना चाहिए। ठीक है, और इस तरह के पॉलिसी आगे जाके बनने चाहिए, क्योंकि वो सारे पॉलिसी एक टाइम पे नहीं बनाए जा सकते थे। जैसे ही आज़ाद हुआ हम नहीं बना सकते, क्योंकि देश उस टाइम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे देश धीरे धीरे लिबरल होगा, थोड़ा जो देश की इकोनॉमिक स्थिति वो सुधरेगी, ठीक है, तो उसके बाद से हम वो पॉलिसी धीरे धीरे लाए जा सकते हैं। ठीक है, इन पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं आप बता दूं कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। ठीक है, अगर DPSP में ये लिखा है कि यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट में केस कर दें कि यूनिवर्सल सिविल कोड क्यों नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। वो स्टेट पॉलिसी आगे जाके यूनिवर्सल सिविल कोड लाना चाहिए, वो एक तरह से सिर्फ सलाह दे रहा है। ठीक है, और एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क मेकर्स थे वो चाहते थे कि यूनिवर्सल सिविल कोड आगे जाके आए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, तो DPSP याद रखिएगा इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, आप उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, भले ही फंडामेंटल राइट्स को आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया DPSP के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट 4 की तरफ, 4A की तरफ, जो कि बाद में ऐड हुआ था इसलिए 4A है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, और ये आर्टिकल 51A में आता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें आते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल ये पार्ट 5 में आपको मिल जाएगा द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। तो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंटर में जो गवर्नमेंट है, इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पार्ट 6। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का सिंपल बात हो जाता है और ये आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जाता है। ठीक है, तो इसमें डिस्कस वही होगा कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे फॉर्म होगा, कैसे इलेक्शन होगा, सब ये सब डिसाइड होता है। ठीक है, तो अब आता है नेक्स्ट पार्ट, जो कि है पार्ट 7। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पार्ट है जिससे बाद में ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो है स्टेट्स इन पार्ट B। ठीक है, तो ये क्या थे, ये तब का बात हो रहा है जबकि देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें काफ़ी तरह के स्टेट को ग्रुप किया गया था। ठीक है, पार्ट A पार्ट B में, तो कुछ स्टेट्स इन पार्ट B का कुछ अलग कुछ नियम था। ठीक है, जो कि बाद में ओमिट कर दिया गया क्योंकि बाद में फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी जो अभी के हम स्टेट्स जानते हैं वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आया है। ठीक है, जो लैंग्वेज बेसिस पे, पहले काफ़ी कम स्टेट्स थे। ठीक है, टोटल 14 या 15 स्टेट्स थे और काफ़ी छोटे 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 प्रोविंसेस थे, उन सबको फिर एक किया गया और फिर डिफरेंट लैंग्वेज बेसिस पे बांटा गया, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस पार्ट की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि स्टेट इन पार्ट B जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो एकमात्र ऐसा पार्ट है और एकमात्र 238
एक तरह से कह सकते हैं आर्टिकल जो कि ओमिट किया गया। 238 एकमात्र आर्टिकल नहीं है जो ओमिट किया गया, काफ़ी आर्टिकल और है, लेकिन पार्ट जो पूरा ओमिट किया गया वो पार्ट 7 है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 8 में द यूनियन टेरिटरी के बारे में इसमें बताया गया। तो जैसे हमने पढ़ा कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 5 और 6 था, उसी तरह पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है। और ये आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पार्ट 9। पार्ट 9 में हम पढ़ेंगे जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम में काफ़ी अमेंडमेंट हुआ, फिर काफ़ी कुछ इसमें हम देखेंगे कि T3 टियर सिस्टम आता है, वो सब कैसे होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए कि ये पार्ट 9 में है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो पार्ट 243 से लेकर 243O तक जाता है, ठीक है। ये पार्ट 9 हो गया। अब नेक्स्ट आता है 9A म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो मैंने बताया कि काफ़ी अमेंडमेंट इसमें हुआ है, तो बाद में इसमें शहर के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में भी काफ़ी लाया गया, और ये 243P से लेकर 243ZG तक जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट में 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, जो कि 243ZH तक से लेके 243ZP तक जाता है, ठीक है। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था नोमेनक्लेचर का, अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे नाम पढ़ रहा है। जैसे कि ABCD करके ख़त्म हो गया, तो उसके बाद AABB करते करते फिर ZP तक गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 10 पे। तो इसमें शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में है, और ये आर्टिकल 244 में इसका मेंशन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी आर्टिकल्स और पार्ट्स हैं, तो हम अब स्किप करेंगे, ठीक है, कुछ पार्ट्स को। और नेक्स्ट आते हैं पार्ट 14 पे, जिसमें ट्राइब्यूनल्स के बारे में मेंशन्ड है, जो 322 से लेके 323A से लेकर 323B तक है, ठीक है। पार्ट 14। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 15 में। तो इलेक्शंस के बारे में इसमें मेंशन्ड है 324 से लेकर 329A तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्किप करते हैं 18। अब ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें इमरजेंसी पावर्स के बारे में मेंशन्ड है, और इसके जितने भी आर्टिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 से लेकर 360 के बीच में आएंगे, ठीक है। जो 3 तरह के इमरजेंसीज हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, और कौन कौन से आर्टिकल्स उनसे रिलेटेड है, ठीक है। अभी के लिए आप याद कर लिए पार्ट 18 में इमरजेंसी पावर्स है, और 352 से लेकर 360 तक है। नेक्स्ट आता है अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है पार्ट 20, जिसमें हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, और उसके बारे में जो भी प्रावधान है, ठीक है, कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकते हैं संविधान में, और उसके लिए कैसे मेजॉरिटी चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, वो सारे मिलेगा। और आर्टिकल आप तो याद कर लीजिए बिल्कुल 368, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस में है, और उसके अलावा ये जो इमरजेंसी पावर्स वाला है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल आपको एकदम याद रखना है। तो चलिए, अब एक तरह से आपको रफ आइडिया मिल गया होगा जो डिफरेंट पार्ट्स कैसे हैं और उनमें आर्टिकल्स कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करेंगे और आर्टिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।